नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या एयरपोर्ट के लिए अधिकृत की जा रही किसानों की जमीन के लिए 6 गुना मुआवजा देने की मांग की है। गुरुवार को पार्टी मुख्यालय पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में किसानों को कभी मुआवजे के लिए मदद मांगने नहीं आना पड़ा, लेकिन इस सरकार में मुख्यमंत्री से मदद मांगने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि सपा कार्यालय में बने एक्सप्रेसवे में किसानों के फायदे के लिए सर्किल रेट में बदलाव किया गया था। किसानों के पास अधिकारी उनकी बात सुनने जाते थे। लखनऊ से जहां पर एक्सप्रेसवे को जोड़ा गया है, उस जगह 2 गांव थे। हमने पूरे गांव उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए, लेकिन एक भी किसान को नुकसान नहीं होने दिया। वहीं योगी सरकार पुण्य काम के लिए जमीन ले रही है और किसानों को परेशान भी कर रही है। सरकार के पास कभी पैसे की कमी नहीं होती, वह चाहे तो 6 गुना मुआवजा दे सकती है। कि जिस समय देश में इस बात की बहस हो रही थी कि ज़मीन का मुआवजा क्या होगा, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, जब उस पर बहस चल रही थी, उसी समय समाजवादी पार्टी ने देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बना करके और किसानों से ज़मीन लेकर के दिखाई थी। वो एक्सप्रेसवे जब बना, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये भूला नहीं हूँगा जिसमें किसानों का धन्यवाद नहीं दिया मैंने। जब जिस समय मैं शिलान्यास कर रहा था, सबसे पहले मैंने किसानों का धन्यवाद दिया और मैंने कहा कि मैं किसानों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हीं की वजह से ये एक्सप्रेसवे बन पाया है। मैंने वहां के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया था और उस समय जिन जिन गांवों की ज़मीन जा रही थी, उनके लोगों से उन लोगों से बातचीत करके कि आप क्या चाहते हैं, उन्होंने जो जो चीज़ें बताई थीं, जिसकी ज़मीन आबादी की जा रही थी या कुछ बना था, कहीं झोपड़ा पड़ा था या और कोई चीज़ बना ली थी किसान ने, समाजवादी सरकार ने एक एक का मुआवजा दिया और दिल खोल के मुआवजा दिया। मुझे याद है इसी लखनऊ में जहाँ पर एक्सप्रेसवे को घुसना था, क्योंकि जब डिज़ाइन हो जाए, अलाइनमेंट हो जाए और उसके बाद ये पता लगे कि इसमें 2 गांव आ रहे हैं, अगर इन 2 गांव को नहीं शिफ्ट किया जाएगा तो ये एक्सप्रेसवे कभी लखनऊ से नहीं जुड़ पाएगा। मैंने उस समय के अधिकारी को भेजा गांव में, पहले अधिकारी को भेजा, फिर डीएम को भेजा और मैंने कहा गांव वालों से पूछ करके आइए कि आप क्या चाहते हो अगर आपका गांव इसमें पूरा का पूरा ले लिया जाए। पहले दुखी हुए, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम तभी देंगे ये ज़मीन जब हमारी ये मांगें पूरी हो जाएं। आत्मनिर्भर भारत 3.0 के जरिए धनतेरस के दिन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश और उद्योग को दिवाली के तोहफे की दूसरी किस्त दी। इसके तहत रोजगार बढ़ाने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों के लिए कुल मिलाकर सरकार ने 2,65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवाली का दूसरा तोहफा देते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से मजबूती आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ये सूचकांक अपने 9 सालों के सबसे ऊपरी स्तर पर है और इसकी वजह है मांग में आई तेजी। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि ये तेजी बरकरार रहेगी। इस तेजी को बरकरार रखने के लिए निर्मला सीतारमण ने सरकार की कोशिशों के तहत आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान किया। प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहा रोजगार और इसके लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान किया। संगठित क्षेत्र की कंपनियों के लिए बनाई गई इस योजना का लाभ उन संस्थानों को मिलेगा जो नई नौकरियां दे रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना में 10,000 करोड़ रुपए और देने की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत 3.0 में देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले एक और सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी खास योजनाएं और प्रावधान किए गए हैं। पीएम आवास योजना शहरी के लिए 18,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए 10% की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को घटाकर 3% कर दिया गया है।
साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पहली बार घर बेचने में सर्कल रेट और वैल्यू रेट में 10% की छूट को बढ़ाकर अब 20% कर दिया गया है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 6,000 करोड़ रुपए की डेट फाइनेंसिंग का प्रावधान किया गया है। किसानों को सस्ते दामों पर खाद मिल सके, इसलिए सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 65,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सिम बैंक को 3,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ग्रीन एनर्जी और डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियों को पूंजीगत व्यय करने के लिए 10,200 करोड़ रुपए का आवंटन करने का ऐलान किया गया है, ताकि घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन पर अनुसंधान और विकास के लिए सरकार ने 900 करोड़ रुपए खर्च करने की बात भी कही है। We announce this 9th announcement is for another additional outlay of 10,000 crore. This will be part of the PM Garib Kalyan Rozgar Yojana. It can be used for Manrega, it can be used for Gram Sadak Yojana, has invested 2,000 crores. So by 2025, they will have to fund projects to the extent of 1,10,000 crores. We are creating this avenue for them to do it even through the debt market. We provide not a very big sum, you may think, but 900 crores for research and development as regards the COVID vaccine development which is happening, and this is being provided for the COVID. बिकरू कांड में निलंबित किए गए तत्कालीन एसएसपी अनंत देव शुरू से ही सवालों के घेरे में रहे। चौबेपुर एसओ पर कार्रवाई से बचना और जय बैजपाई से याराना उन्हें ले डूबा। इतना ही नहीं, विकास दुबे पर भी उन्होंने खूब नरमी दिखाई। बात का भी जिक्र किया है कि उन्होंने शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की शिकायतों को भी नज़रअंदाज कर दिया। एसएसपी सीओ की शिकायतों को गंभीरता से लेकर एसओ पर कार्रवाई करते तो शायद 8 पुलिस वालों की जान नहीं जाती। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में बृहस्पतिवार रात कपड़े के 3 मंजिला गोदाम में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही पुलिस के अलावा दमकल की 26 गाड़ियां मौके पर पहुंची। देखते ही देखते आग ने बेकरार रूप धारण कर लिया। दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल की कुल 26 गाड़ियां आग पर। यूपी के गोंडा में पुलिस टीम को उस समय मौके से भागना पड़ा जब वह अवैध शराब के धंधे को बंद कराने के लिए छापेमारी करने गई थी। लेकिन जब दोबारा टीम तमाम पुलिस फोर्स के साथ पहुंची तो 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि गोंडा में अपराधी इस कदर बेलगाम हैं कि पुलिस टीम पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे। अवैध शराब का गोरख धंधा करने वालों पर जब छापा मार कार्रवाई हुई तो बौखला गए। उसके बाद पुलिस दिवाली के मौके पर अयोध्या नगरी नई नवेली दुल्हन की इस तरह सज धज कर तैयार है। शहर के मुख्य द्वार से लेकर सरयू नदी और राम की पेड़ी तक रंग बिरंगी रोशनी से जगमग है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां आएंगे और दीपोत्सव की शुरुआत रामलला के दरबार में पहला दीप जलाकर करेंगे। इस बार अयोध्या में धूमधाम से दिवाली मनाई जाएगी। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद यह अयोध्या की पहली दीपावली होगी। इस बार सरयू नदी तट पर 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे। कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन अयोध्या जाएंगे। प्रधानमंत्री मानफुक ने कहा कि कोविड-19 जैसी महामारी से निकलने का एकमात्र रास्ता आपसी सहयोग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री न्यूयेन शुआनफुक आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। हर साल होने वाला आसियान भारत शिखर सम्मेलन कोविड महामारी की वजह से इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री न्यूयेन शुआनफुक ने संयुक्त रूप से सत्र में आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की विदेश नीति में आसियान का विशेष महत्व है और सुरक्षा और विकास सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सभ्यताओं के संबंध हैं और ये दोनों रणनीतिक संबंधों का एक अहम हिस्सा हैं।
आसियान की अध्यक्षता फिलहाल वियतनाम के पास है और इस अवसर पर वियतनाम के प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान के देश और भारत दोनों दुनिया के दो बड़े बाजार हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के वक्त दोनों देशों के सक्रिय सहयोग से आर्थिक क्षेत्र में नई ऊर्जा आ सकती है। पिछले एक दशक से भारत और आसियान काफ़ी घनिष्ठ सहयोगी रहे हैं। भारत ने आसियान को केंद्र में रखकर एक्ट ईस्ट नीति अपनाई हुई है, जबकि आसियान की इंडो पैसिफिक नीति हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में भारत की नीति से काफ़ी मेल खाती है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन भारत और आसियान देशों को सर्वोच्च स्तर पर विचार विमर्श का मंच प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले पिछले साल नवंबर में बैंकॉक में हुए 16वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। प्रधानमंत्री अब तक 7 आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल हो चुके हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया इसके सदस्य देश हैं। आसियान सम्मेलन में सभी हमारे लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है। पिछले कुछ सालों में हम इन सभी क्षेत्रों में करीब आते गए हैं। If we are to overcome the complex challenges and developments that our region and the world are facing, including the serious consequences of the COVID-19 pandemic, our countries must be determined and make strong efforts, and cooperation is key in this endeavor. The two sides' vast market potentials and robust economic growth offer numerous opportunities for trade and investment. We'll be able to work out effective ways and means to further energize our ASEAN-India cooperation. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पीएसी के 5042 जवानों को हेड कांस्टेबल के पद पर प्रोन्नत किया। उन्होंने अपने आवास पर कुछ चुनिंदा जवानों को पत्र भी सौंपे। शेष जवानों को ये पत्र उनके जिला कमांडेंट के जरिए सौंपे जाएंगे। पीएसी को एक सशक्त अनुशासित बल मानते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की कानूनी व्यवस्था में पीएसी की अहम भूमिका होती है, जिसे जवान बखूबी निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फोर्स के अनुशासन में रहने के साथ ही ईमानदारी के कारण कर्मी अपनी बात नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में जवानों की पदोन्नति का मामला आया तब उन्होंने इस पर आपत्ति की और उनके प्रमोशन की कार्रवाई कराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में भी उनके आगे बढ़ने के अवसर मिलते रहेंगे। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि पीएसी की जितनी कंपनियां समाप्त हो चुकी थी उन्हें फिर से स्थापित किया जाए। उनकी पुनर्स्थापना के लिए हम लोगों ने कार्रवाई प्रारंभ की। आज भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पूरी योग्यता और पूरी दक्षता के साथ ये सभी कंपनियां अपना कार्य कर रही हैं। प्रदेश में एसडीआरएफ का गठन करने के साथ ही आपदा नियंत्रण करने के लिए प्रदेश का अपना फोर्स होगा, उस पर भी पूरी योग्यता और क्षमता के साथ प्रदेश के अंदर कार्य हुआ। पुलिस कर्मियों के लिए और स्थापना सुविधाओं के लिए विकास के लिए भी कार्यक्रम चलने थे और जब भी ये बात आती थी कि पुलिस कर्मियों के लिए बैरक बनने हैं, आवासीय सुविधाएं मिलनी चाहिए, अन्य बेहतर सुविधाएं की सुविधाएं नहीं प्राप्त हो, तो मैं इस बात को देखता था कि बात सामने आती थी कि शासन के पास बजट नहीं है। मैंने गृह विभाग, वित्त विभाग और अन्य सभी संबंधित विभागों की एक साथ बैठक बुला करके मैंने इस बारे में कहा, मैंने कभी अगर जवान अपने प्रदेश में सुरक्षा में कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए अपना योगदान देता है तो कोई कारण नहीं कि इसके अवस्थापना सुविधा के लिए हम बजट को बाधक मान करके और उन कार्यक्रमों को आगे न बनाएं। और मैंने
मैंने एक साथ इस बात को कहा, मैंने कहा कि हम पूरे प्रदेश के अंदर इस बात को सुनिश्चित करें कि हर पीएससी की कंपनी के पास, हर एक पुलिस लाइन में, हर एक थाने में पुलिस कर्मियों के लिए बैरक की व्यवस्था और आवासीय सुविधा बेहतर होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ती है हम लोग प्रदेश के अंदर इस अवस्थापना सुविधा के जिससे हुड़कों से सस्ते लोन लेने की व्यवस्था भी करेंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने अपने संसाधन से बिना किसी बैंक से लोन लिए न केवल नए थाने और नई पुलिस लाइन की स्थापना के कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया, जहां भी पीएससी की नई कंपनियों की स्थापना होनी थी वहां पर इस कार्य को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया और हर एक स्तर पर, चाहे वो पुलिस लाइन हो, पुलिस थाने हो, पीएससी की कंपनियां हो या अन्य महत्वपूर्ण ऐसे स्थलों पर जहां पर हमारी पीएससी की वाहिनियां सदैव किसी न किसी रूप में उन्हें रहने की आवश्यकता महसूस होती है, वहां पर उनके आवश्यक